हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों, तो जल्दी कीजिए और सारी वीडियोस क्रम से देखिए दोस्तों, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अध्याय 1, भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, भारत को आकार और स्थिति के आधार पर आज हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कह रहे हैं लगभग 50 सालों में, 5 दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, यानी कि अच्छी लेवल पर उन्नति प्रगति की है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगी आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। तो चाहे कौन सा भी क्षेत्र देख लें आप, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी क्षेत्र और सर्वांगी आर्थिक विकास में, सर्वांगी आर्थिक विकास यानी कि सभी क्षेत्रों में, मतलब जो आर्थिक विकास होता है वो उसमें अद्भुत प्रगति हुई है। ठीक है, भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जो भारत है इसका विश्व इतिहास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कैसे भी रहा होगा, ठीक है, लेकिन रहा है। ठीक है, बता रहे हैं। स्थिति देख लेते हैं भारत की, कहाँ पर है, किस जगह पर भारत विश्व में स्थित है। ठीक है, तो भारत एक विशाल देश है, जैसा कि हम जानते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की स्थिति कहाँ पर है विश्व में, या पृथ्वी पर कहाँ है, ग्लोब पर कहाँ है। तो उत्तरी गोलार्ध में है ना। चारों गोलार्ध रख देंगे, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और पूछ देंगे तो आपको यदि पता है तो आप बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कहाँ पर स्थित है, तो ये इसकी स्थिति हो गई। आगे देखिए, कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है ना, 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना, उस रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जो कर्क रेखा है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो आप दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं। मैंने बता दिया, हिंट दे दिया आपको, 8 राज्यों से गुजरती है और उसमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, अब आप अनुमान लगाकर बता सकते हैं कमेंट में, भले ही आप यूट्यूब से कहीं से सर्च करके बताएं हमें, उससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है। उसकी सहायता से आप कुछ ना कुछ और भी सर्च करेंगे तो आपका मतलब 2-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपको याद हो जाएंगे, है ना। ठीक है, आप सर्च करके बताएं, कैसे भी बताएं, बस कमेंट में बताएं कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, जो भारत का मुख्य भूभाग है ना, जो हमारा भारत ऐसा बना हुआ है ना कि एक ऊपर जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा एक सर कहलाता है, मतलब सिर जैसा मुकुट कहलाता है। ठीक है, हिमालय हमारा भारत का मुकुट है। और पूर्व में ये एक भुजा है, पश्चिम में ये एक भुजा है ना, और दक्षिण में ये जो सागर है हमारे भारत के चरण कमल धोता है, ऐसा मतलब हमारा भारत की कल्पना की जाती है। तो ऐसा है। आगे कह रहे हैं, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और आगे क्या है, तथा दक्षिण पश्चिम में, ये तो हो गया दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं दक्षिण पश्चिम में, जो दक्षिण पश्चिम है यहाँ पर क्या है, तो दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम में जो लक्षद्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। ठीक है,
अरब सागर में, है ना। आगे करें, अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। कि यदि दोस्तों आपके पास एटलस है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं। अगर आप लेने में सक्षम है या अगर आपको और इंटरेस्ट है, यदि आप ज्योग्राफी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, अपना ज्योग्राफी में अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो ले सकते हैं। वैसे आपको मतलब लेना ही चाहिए मेरे ख्याल से तो। ठीक है, तो देखें आगे। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ यानी भारतीय जो संघ है, पूरा भारत है, इसका भारतीय संघ का भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु, जो भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यानी कि सुनामी आई 2004 में और वो ये जो स्थान था डूब गया था। ठीक है, आगे देखिए, आकार देख लेते हैं भारत का। तो जो भारत का आकार है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। देख रहे हैं भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%। ठीक है, यदि दोस्तों ऐसा भी पूछ लेते हैं कभी क्वेश्चन, पेपर बनाने वालों के दिमाग में पता नहीं क्या होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आजकल के ज़माने में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये प्रॉपर आप वो नहीं कर सकती कि ये आएगा ये नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा ना। तो कह रहे हैं भारत का कितना प्रतिशत है, लगभग 2%। या यूँ कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत कितना स्थान घेरता है, तो 2.4%। ठीक है, आगे कह रहे हैं चित्र 1.2 से देखें, 2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो देख लेते हैं, ये वाला चित्र है, इसको अच्छे से देख लें आप, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये 2015 के अनुसार बताया गया है। ठीक है, डेटा जो भी है। देखिए, सबसे बड़ा रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देखिए, ऐसे ध्यान रखें कि भारत की स्थल सीमा जो है ये कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और समुद्री तट रेखा, जो समुद्री तट रेखा है ये कितनी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर नवीन वर्लित पर्वत हैं। तो कह रहे हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर, समझ रहे हो कि उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर और उत्तर पूर्व सीमा पर, यानी कि कह सकते हैं कि भारत का पूरा संपूर्ण उत्तरी हिस्सा और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा और उत्तरी पूर्वी हिस्सा। ठीक है, कह रहे हैं इन क्षेत्रों में क्या है, तो पर नवीनतम वलित पर्वत है। ये यहाँ पर क्या है, तो नवीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत ऐसी होती हैं कि जो वलय पड़ जाती है ना, किसी चीज़ को सिकोड़ने पर वलय पड़ती हैं। जैसे कि आपने कभी देखा हो कि जैसे कि मतलब दोनों तरफ से किसी चीज़ पर दोनों तरफ से दबाव डाला जाए, जैसे कि जो बेडशीट होती ना, हमारे जो घरों में बिस्तरों पर होती है ना बेडशीट, उसको दोनों तरफ से जो दबाव डाला जाए तो बीच में ऊपर नीचे हो जाती है ना, ऐसी वलय पड़ जाती है, उसकी वजह से उसे वलय कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में वलित पर्वत हैं। ठीक है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। तो जो ये तो हो गया वलित पर्वत, जो बता रहे थे उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व और उत्तर क्षेत्र में ये वलित पर्वत है। ठीक है, जिसमें हिमालय वगैरह आ जाते हैं। ठीक है,
और कह रहे हैं कि इसके दक्षिण का भूभाग, इसके दक्षिण का भाग, ठीक है, इसमें क्या है, दक्षिण के भूभाग में क्या है, तो उत्तर में चौड़ा है, ये उत्तर में चौड़ा चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। ये हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है, ठीक है। आगे कह रहे हैं इसके पश्चिम में, इसी के पश्चिम में क्या है, तो अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो जो कौन सा है, ये जो बता रही थी ना दक्षिण का भूभाग, ठीक है, ये पश्चिम, इसी के मतलब पश्चिम में क्या है, तो हिंद महासागर है और पश्चिम में इसके उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में, सॉरी, इसके पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है, बाई मिस्टेक बोल दिया मैंने, सॉरी। तो इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। आप बंगाल की खाड़ी ऐसे याद कर लें कि बंगाल देखिए दोस्तों हमारे देश में कहाँ पर पड़ता है, तो पूर्व में पड़ता है, इसलिए पूर्व में बंगाल की खाड़ी आप हमेशा याद रखें। इसी हिसाब से आप पश्चिम में क्या है, कौन सा सागर है, आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो पूर्व में बंगाल है, इसलिए बंगाल की खाड़ी पूर्व में है, ठीक है। आगे देखिए चित्र 1.3 से देखेंगे, 1.3 से मैं देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार देखना है तो वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति कहाँ पर, तो लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। क्या कह रहे हैं कि परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार, फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। समझ रहे हो, ये सब होने के बाद भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार है ना, जो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। आगे कह रहे हैं कि हाँ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देख रहे हो आप, ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का फ़र्क है। यदि अरुणाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति अपनी घड़ी में टाइम सेट करके वो आए गुजरात, तो जितना भी समय लगता है तो वो यहाँ पे आके देखेगा तो 2 घंटे मतलब वो लेट ही पहुँचेगा, है ना। या यूँ कह सकते हैं कि वहाँ की घड़ी और यहाँ की घड़ी का टाइम दोनों सेट करके देख, मतलब कहीं एक स्थान पर देखा जाए तो दिल्ली दोनों जगह से लोग बाग अपना टाइम अपनी अपनी जगह पे टाइम सेट करके आएँ दिल्ली में या कहीं, तो वहाँ पर देखेंगे तो दोनों घड़ियों में 2 घंटे का फ़र्क मिलेगा, ठीक है। कैसे भी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय 2 घंटे का समय, हाँ यहाँ तक तो हो गया। अतः कह सकते हैं, अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। क्या कह रहे हैं, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, भारत की मानक यामोत्तर, ठीक है। तो ये भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, ठीक है। रेखा नहीं कह सकती भैया, कुछ भी कहें, मानक यामोत्तर मान सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये जो यामोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा, इसको भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। मिर्ज़ापुर यानी कि सेंट्रल माना गया है भारत का, मतलब एक टाइम के हिसाब से देख लिया गया होगा, उन्होंने कहा कि पूरे भारत का सबसे मध्यम मतलब क्षेत्र है, ठीक है। जो रेखाएं पड़ी होती है ना टाइम जोन, उनके हिसाब से ये सबसे बीच का है, इसलिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से पूर्व की ओर दिन और रात की अवधि में पड़ता है। तो जो अक्षांश है इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर इसका प्रभाव पड़ता है, दिन और रात की अवधि में पड़ता है, यानी कि दिन और रात की अवधि में इसका प्रभाव पड़ता है ना। आगे क्या कह रहे हैं, इसको देखते हैं इधर से, ये ज्ञात करना है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कन्याकुमारी और कश्मीर के दिन रात की अवधि में अंतर क्या है, क्यों है, तो ये भी आप आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके पीछे आप अपना लॉजिक वगैरह जो कुछ भी लगा सकते हैं और इसको सर्च करें, ठीक है। आगे कह रहे हैं
वैसे ये महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम इसको मतलब देख इसीलिए नहीं देखते हैं, ठीक है। आप इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, 82°30 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक या मतलब क्यों माना जाएगा, ठीक। खैर आगे देखिए, महत्वपूर्ण है उसे पढ़ते हैं। भारत तथा विश्व, भारत को विश्व के संदर्भ में देख लेते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो जो भारत का भूखंड है, ये भारतीय ये कहाँ पर है, तो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यानी कह सकते हैं कि जो भारत की स्थिति है एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है, तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ठीक है। आगे कह रहे हैं भारतीय भूभाग, जो भारतीय भूभाग है ये एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। ये एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और स्थिति कहाँ पर है इसकी, तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ठीक है, और दक्षिणी विस्तार है, ठीक है, समझ रहे हो ना। आगे कह रहे हैं हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। कह रहे हैं कि जो हिंद महासागर है जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों को और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। हिंद महासागर भारत को क्या स्थिति प्रदान करता है, तो केंद्रीय बिंदु है ना, केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यानी कि इससे हमारे भारत को काफ़ी हद तक सुविधा है, हर चीज़ को लेकर सुविधा है। हमारा भारत इस क्षेत्र में बॉस की तरह कार्य करता है। यहाँ पर हमारा भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। आगे देखेंगे, हाँ भारत को केंद्रीय, हाँ यहाँ तक तो देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षतम फैला हुआ है। कह रहे हैं कि ये देखना है दक्षिण का पठार है जो हिंद महासागर में शीर्षवत, ये ही शीर्षवत फैला हुआ है। शीर्षवत यानी कि ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है, खड़ा हुआ फैला हुआ है, ठीक है। और पश्चिम एशिया पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। तो ये कहाँ पर है, तो कह रहे हैं पूर्वी एशिया हाँ फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है, ठीक है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। कह रहे हैं कि हिंद महासागर में भारत हाँ हिंद महासागर में किसी भी देश की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी भारत की है ना। यानी कि कह सकते हैं कि हिंद महासागर में जितने भी देश हैं उनमें सबसे अच्छी स्थिति हमारे भारत की है हिंद महासागर में, ठीक है। आगे कह रहे हैं भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसीलिए भारत के नाम पर हिंद महासागर पड़ा है, ठीक है। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर की खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो देखिए दोस्तों सन 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, ठीक है। स्वेज कैनाल कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसका एक ही बात है, ठीक है। तो इसका निर्माण हुआ और उसके बाद यूरोप से जो मतलब अंग्रेज लोग आते थे उन्हें लगभग 7000 किलोमीटर दूरी मतलब कम तय करनी पड़ती थी, है ना। 7000 दूरी पहले अधिक तय करके आती थी। अब ये स्वेज नहर बनने के बाद उन्हें ये इतनी दूरी बच गई यूरोप से भारत जाने में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, इसको तो हमने देख लिया था। ये मैप देख लेते हैं, इसमें थोड़ा अच्छे से आप एक नज़र में देख लें। तो ये पूर्व से 97°25 और ये 68°7 है ना। इसी को बोलते हैं, आप कन्फ्यूजन होते होंगे। 37°6 और ये 8°4 दक्षिण, ठीक है। अब देखिए ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है, ये पूरब में है, ये पश्चिम में। इसी स्थिति को आप
मतलब देखती होंगी आप इस चीज़ को बहुत लेकर बहुत कन्फ्यूज होती होंगी शायद। तो ये आपको आज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखिए ये सब यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर टकराती है, ठीक है। ये कहाँ पर है, आप इस मैप में इसकी स्थिति देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बंगाल की खाड़ी है, ये इधर अरब सागर है, ठीक है। ये हिंद महासागर है, इसी को हमारे भारत के नाम पर ये सागर का नाम पड़ा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए भारत की मतलब यातायात वगैरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रास्ता है ये, ठीक है, भारत का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, और वैसे ही रखना मतलब लिखना चाहें तो लिखने वैसे लिखना थोड़ा कठिन होगा, है ना। और ये देखिए जितने देशों से आप हमारे मतलब देख रहे हैं हमारे भारत की कितनी कैसी कैसी रिलेशन है, संपर्क हैं, मतलब कौन कौन से संपर्क हैं। तो देखिए ये वायुयान है, ये समुद्री वायु मार्ग और समुद्री मार्गों की ऊपर बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। कह रहे हैं कि भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ जो संपर्क है युगों पुराना है। युगों यानी कि लगभग इसका कोई वो नहीं है, फिक्स डेट नहीं है ना। युगों पुराना, युग कहते हैं, युग काफ़ी युग गुजर चुके हैं ना, ऐसा। तो अनंत काल से चला आ रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भू भागों से होकर था। तो कह रहे हैं कि ये जो रास्ता था, जो संपर्क था भारत का अन्य देशों के साथ, ये समुद्री मार्ग से नहीं था, ठीक है। ये कैसा था। तो मतलब जो रास्ते होते हैं ना भूमार्ग, ठीक है, तो ज़मीनी मार्ग से आना जाना होता होगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि उत्तरी पर्वतों की दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। तो उत्तरी पर्वत जो है ना, हिमालय वगैरह हैं, यहाँ से होकर यहाँ पे जो दर्रे होते हैं ना, जो दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं, वहाँ से ऐसे रास्तों से होते हुए अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, ठीक है, अन्य देशों से, ठीक है। जहाँ भी मतलब जहाँ से भी जहाँ के लोग भारत आने के लिए ठीक है, इंटरेस्टेड होते होंगे, वो आते थे, ठीक है। भारत के भी लोग जाते थे, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। तो जो समुद्री मार्ग था, विदेशों के लोगों को हमारे भारत आने का रास्ता पता नहीं था, या कह सकते हैं कि जो विदेशी लोग थे उनको हमारे भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग पता नहीं था, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। किन मार्गों से, तो यही जो पर्वतीय दर्रे होते थे और स्थल मार्ग होते थे, इनसे मतलब क्या विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। व्यापारी वगैरह आते थे, तीर्थयात्री आते थे, है ना। और जो भी मतलब विचारक होते थे, ये लोग आते थे, है ना। अनेक प्रकार के, आप सोच भी नहीं सकते कौन कौन से लोग आ सकते हैं, है ना। हम भी नहीं सोच सकते, क्या है ना। खैर आगे देखिए भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। तो जो भारत है इसका किन देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है, तो देखिए, तो कह रहे हैं कि पश्चिमी मध्य यानी कि जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर का क्षेत्र में कह सकते हैं, ठीक है। पश्चिमी मध्य और पूर्वी एशिया, जो सबसे पूर्वी एशिया वही है जो भी अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये स्थान वगैरह जितने भी लगे हैं, इस्लामिक कंट्रीज कहते हैं इनको, ये, ठीक है। आगे कह रहे हैं दक्षिणी एशिया भी इसी क्षेत्र से आ जाता है। तो ये वाला है, इन क्षेत्रों के लोग काफ़ी मतलब आते जाते रहते थे, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है, ठीक है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि जो भारत की जो कला संस्कृति, जो विचारधारा थी, जो सभ्यता थी भारत की, ये अन्य देशों तक पहुँची, ठीक है। जो भी उसमें आप ऐसा नहीं है प्रॉपर कोई चीज़ हो, आप बहुत सी चीज़ें हैं उनका मतलब हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसी चीज़ें हमारे भारत से विदेशों में गई हैं, नहीं, और कुछ चीज़ें हमारे
देश में भी आई हैं विदेशों से, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे, ठीक है। तो ये जो सामान था ये अनेक देशों से हमारे भारत में लाया जाता था, ठीक है। आगे कह रहे हैं इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में या भागों में देखा गया। देख रहे हो, तो ये सब मतलब हमारे देश से भी चीज़ें गईं और विदेशों से भी हमारे देश में आई चीज़ें। देखिए विदेशों से क्या कहा आया, तो यूनानी स्थापत्य कला है, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला है और प्रतीक मीनारें हैं, गुम्बदें हैं, ये सब हमारे देश में आई, ठीक है। और हमारे देश को इन्होंने प्रभावित किया। हालांकि मतलब पूरी तरह से तो ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से प्रभावित कर दिया, नहीं। उसमें हमारे देश के जो राजा वगैरह थे होते थे ये चीज़ें देखो देखते थे और फिर उन्होंने अपना भी दिमाग लगाते थे, अपनी भी कला संस्कृति को जोड़कर उसको मतलब बनाते थे, ठीक है। और कुछ एजिटिस ले लेते थे, है ना, ये भी है। भारत के पड़ोसी देशों को देख लेते एक बार। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि हम जानते हैं, देख रहे हैं अपना भारत का नक्शा। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, है ना। चित्र 1.5 में देखेंगे अभी, ठीक है। हाँ, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन के साथ, तिब्बत, है ना, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बंगाल के साथ लगती है, ठीक है। अभी देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि भारत की जो भूमि की सीमाएं हैं ये उत्तर पश्चिम में कहाँ लगती हैं, तो पाकिस्तान में, ठीक है। और कुछ अफगानिस्तान में भी लगता है, लगभग 109 किलोमीटर के आसपास लगता है, ठीक है, अफगानिस्तान से, ठीक है। ये काफ़ी छोटा क्षेत्र है, काफ़ी कम टच होता है अफगानिस्तान से, ठीक है। और कह रहे हैं उत्तर में कहाँ लगता है, तो तिब्बत में जाकर चीन से लगता है, ठीक है, और नेपाल से, ठीक है। हाँ, और भूटान से भी लगता है, ठीक है। और साथ साथ पूर्व में ये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलता है, ठीक है। अभी इसको भी देख लेते हैं, ये अभी देखेंगे। हाँ, और कह रहे हैं दक्षिण में समुद्री पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं हमारे। कह रहे हैं कि दक्षिण में हमारे भारत का जो पड़ोसी देश हैं वो स्थल मार्ग से नहीं जुड़ते हैं, वो मतलब कैसे हैं, तो वो समुद्र के पार हैं, ठीक है। उनमें क्या क्या है, तो दो हैं, कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। अब उसको देख लेते थोड़ा, ये छूट रहा था इसको। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार की राष्ट्र थे, प्रांत और रियासत, ठीक है। तो भारत कह रहे हैं कि जो भारत जो 1947 से पहले किस में बटा हुआ था, तो 2 प्रकार के राज्यों में, ठीक है, जो प्रांत और रियासतें थी, ठीक है। आगे कह रहे हैं वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। तो जो वायसराय होता था उसके द्वारा जो नियुक्त कर दिए जाते थे अधिकारी वगैरह, ये किस पर शासन करते थे, तो रियासतों पर, ठीक है, सॉरी प्रांतों पर, है ना। तो वायसराय एक बार फिर देख लेते, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, ठीक है, प्रांतों पर। ये इस प्रांतों पर नियुक्त करने के लिए वायसराय को नियुक्त किया जाता था, वायसराय द्वारा अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, समझ रहे हो ना। आगे कह रहे हैं और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। तो कह रहे हैं जो रियासतें थीं, ठीक है, इन पर स्थानीय शासकों का मतलब नियंत्रण होता था, पैतृक, जैसे एक राजा हुआ, उसका पुत्र होगा, उसका भी पुत्र होगा, है ना, ऐसा चलता था, ठीक है, शासन। और लेकिन वो चलता कैसे था, तो अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता के अंतर्गत, यानी कि उन पर भी अंग्रेजों का ही नियंत्रण होता था एक तरह से, ठीक है, ठीक है। आगे अब वहीं आते हैं, इसको देख लेते हैं। ये भारत का मतलब एक लेटेस्ट मैप कह सकते हैं इसको।
ठीक है। तो आप इसको मतलब अच्छे से देख लें, और वैसे इसमें कुछ है नहीं देखने के लिए। यहाँ से शुरू करना था। हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो जो भारत और जो श्रीलंका है, इसके बीच में जो एक छोटा सा रास्ता है, समुद्री रास्ता है, ठीक है, जिसका नाम है पाक जल संधि, या हाँ या नहीं, तथा मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। तो यही है। अभी पूछ ले क्वेश्चन में, जैसे कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, या पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, मालदीव को देख लेते हैं। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो लक्षद्वीप हमारे भारत में ही आता है, और उसके दक्षिण में पड़ता है मालदीव, ठीक है। आगे देखिए, अपने पड़ोसी देशों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हमारा भारत हमेशा शांतिप्रिय देश रहा है। कभी भी इसने, हमारे भारत की ये पॉलिसी रही है, कभी भी मतलब पहले किसी देश पर हमला, आक्रमण या लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं करती है ना। ठीक है। तो इसीलिए हमारे भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध बहुत ही अच्छी रही है, मधुर रही है, या कह सकते हैं जो मीठी रही है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हाँ, अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा, हाँ, देखा कि भारत कैसा अलग दिखाई देता है। कह रहे कि यदि नहीं देखा तो देख लें। आपने एटलस में एशिया की मानचित्र में देखा कि भारत कैसा दिखता है, तो देख लिया। ये देखिए कैसे दिख रहा है, ठीक है। दुनिया का सबसे सुंदर नक्शा हम अपने भारत का नक्शा मानते हैं, और है भी बहुत ही सुंदर है। आगे कह रहे हैं कि इसको देख लेते हैं। हाँ, इसको छोड़ देते हैं, ये थोड़ी ये वेबसाइट के बारे में बताया गया है, आप इसको देख लें, पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये इस पर सर्च करके कुछ भी, ये भूगोल से संबंधित तो कुछ भी मतलब महत्वपूर्ण जानकारी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये छोटा सा अध्याय था, इसके बाद कुछ नहीं है, ये ख़त्म हो गया है, छोटा सा अध्याय है। आप इन क्वेश्चनों के आंसर लगाएं, और इनको मतलब इनकी क्वेश्चन आप मतलब इनको लिख कर इनको आंसर दें, या आप इसी में देख सकते हैं, ठीक है। और इनकी आंसर वगैरह आप दे सकती हैं, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, ठीक है। यदि आप इसको स्किप करना चाहें, स्किप भी कर सकते हैं इन चीज़ों को, अभ्यास को, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसको देखना, समझना, पढ़ना, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए। ये मैप रह गया था, मैं इसको देखना शायद नहीं बता पाया था, बता देता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए, और हमारी वीडियोज़ को दोस्तों शेयर करें, और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें दोस्तों, और हमारी यूट्यूब चैनल NCERT सर्किल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।